किसान कारवां आज पहुंचा है आजमगढ़ के जिवली गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 38वां पड़ाव है। पूरे दिन यहां पर कृषि अधिकारियों ने किसानों को खेती से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने खेती से जुड़ी हुई नई तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किन किन फसलों को खेतों में लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो किसानों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे दिन किसानों ने क्या कुछ सीखा, किस तरीके से किसान तक के साथ अपना अनुभव साझा किया, आइए हम जानते हैं। आजमगढ़ जिले के ठेकमा ब्लॉक के जिवली गांव में जब किसान तक का किसान कारवां पहुंचा तो किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें, उन्नत बीजों के उपयोग, फसल प्रबंधन और आय बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी खेती से जुड़ी समस्याएं भी विशेषज्ञों के सामने रखी, जिसका समाधान मौके पर ही दिया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में आजमगढ़ के उप कृषि निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकांश किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कई किसानों की किस्त केवाईसी न होने या पति पत्नी दोनों के नाम से आवेदन होने के कारण रुकी हुई है। किसान सम्मान निधि के संबंध में बताना चाहूंगा कि पति पत्नी और बच्चे ये एक परिवार में से किसी एक आदमी को मिलेगा। यदि पूर्व में किसी को जो है दो तरह से लाभ मिल रहे हो, पति पत्नी दोनों को, तो उन पर सरकार की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो एक परिवार में एक व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिलेगी, पति पत्नी और बच्चे में से। उसमें आप जो है, कई लोगों का ऐसा कहना है, कई लोग हमारे यहाँ भी शिकायत करते हैं, IGRS पे भी करते हैं कि हमारी जो है 4 किस्तें मिली हैं, 3 किस्तें मिली हैं, उसके बाद हमें नहीं मिल रही है। तो वो 2-3 कारण है उनके लिए जो है मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो जो है किसानों को अपना EKYC कराना है। EKYC किसी भी जो है आप सहज जन सेवा केंद्र से करा सकते हैं। EKYC कराने की वजह से भी कई किसानों की जो है सम्मान निधि रुकी हुई है। इसके अलावा हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनके पास एक से अधिक खाते हैं। तो एक से अधिक खाते में आधार आपने सब में डलवाया होता है, लेकिन जिस आखिरी खाते को आप आधार से या अंगूठा लगा के एक्टिव करते हैं, किसी भी सरकारी योजना का पैसा उसी खाते में जाता है। कई किसान भाई आते हैं कि मेरे इस खाते में आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। तो जब उनके दूसरे खातों की चेकिंग कराई जाती है, तो जिसको बाद में उन्होंने अपने आधार से लिंक किया है, जिसको जो है साधारण भाषा में NPCI करना कहते हैं, तो NPCI की वजह से उनके दूसरे खाते में वो निधि जाती रहती है, लेकिन उन्हें इस बात की जो है जानकारी नहीं रहती है। दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार विमल ने आम की फसल में लगने वाले कीट और रोगों से बचाव के उपाय बताए। आम के थालों की साफ सफाई अवश्य रखें। साथ ही साथ आम के बौर में आप देखते होंगे निगरानी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कीट जो आपका लगता है वो आप देखते होंगे कि आम के जो बौर हैं वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे तमाम ऐसे जो है हमारे अनंता बंधु आते हैं और अपने जो प्रश्न है वो पूछते हैं। तो आम के बौर का काला होना कई कारणों पर निर्भर करता है। पहला तो जो महत्वपूर्ण कीट आपका भुनगा कीट देखने को मिलता है। भुनगा कीट जब हमारी नई बौर आते हैं उस पर वो अपने एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे कि धीरे धीरे बौर जो है काला पड़ना शुरू हो जाता है और उसके जो चिपचिपे पदार्थ की वजह से कवक जनित रोग आपका लग जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस भुनगे कीट का नियंत्रण अवश्य करें। भुनगे कीट को नियंत्रण करने के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को कि लागत को कम करें। लागत को कम करने के लिए जो है जैविक जो हमारी कीटनाशक है उसका आप प्रयोग करें। जैविक कीटनाशक में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कीटनाशक आता है वो नीम ऑयल है। हम बताना चाहेंगे उद्यान विभाग द्वारा आपको नीम ऑयल जो है 3000 ppm का निःशुल्क दिया जाता है। आपके कृषि रक्षा इकाई पे भी नीम ऑयल समय समय पर आता है, आप उसका अवश्य प्रयोग करें। नीम ऑयल के जो दर रखते हैं वो आपका 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में डालकर आप छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से पहले एक बात अवश्य ध्यान रखें कि उसमें स्टिकर या शैम्पू का अवश्य प्रयोग करें, जिससे कि आपका दवा जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रभाव कर सके, अच्छी देर तक टिके। किसान कारवां के तीसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक ने मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मृदा को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान अक्सर केवल 5 तत्वों पर ही ध्यान देते हैं। आप लोग जानते हैं अच्छे फसल उत्पादन के लिए
16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हमारा किसान समाज अभी मात्र 5 पोषक तत्व पहुंच चुका है। मात्र 5 हम लोग प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। जबकि आवश्यकता हमको 16 की होती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसान समाज जागरूक हो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, उनकी कीमत आप समझे। सूक्ष्म नाम ही उनका है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जैसे कि बोरान, आपका सल्फर, जिंक, इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। इनकी इतनी उपयोगिता है, हम सभी लोग 1 पाव, 1.5 पाव, 2 पाव यही खाना खाते हैं। आपके 2 पाव खाने में अगर चुटकी बराबर नमक न पड़ा हो तो अपने खाने को ग्रहण नहीं कर पाते हैं आप। यही रोल होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का। अभी डॉक्टर विमल जी बता रहे थे आप लोगों को, फलों का झड़ जाना, फूलों का झड़ जाना, इसके लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों बोरान पोषक तत्व। अगला है सल्फर। सल्फर देखें, इतना कीमती पोषक तत्व है। यह है हमारे फसल उत्पादन में हो, हमारे पशु चारे में हो, हमारे भोजन के थाली में हो, सल्फर पोषक तत्व जहां भी होता है, ये हमारे आपके अंदर रोग रोधी क्षमता विकसित करता है। कार्यक्रम के चौथे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के अध्यक्ष एवं प्रभारी डॉक्टर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी अपनाना जरूरी है। तापमान आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। गर्मी आपको आ रही होगी, मतलब महसूस हो रही होगी, लेकिन जो तापमान ये बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए तापमान को कैसे हम अपने फसल को बचाएं कि जो हमारा गेहूं इस समय दुग्धावस्था में है, जिसकी बालियों में दूध भरा हुआ है, उसको हम कैसे बचाएं इस तापमान से। उसके लिए किसान भाइयों ये ध्यान देना हमको कि जो नमी हमारे खेत में है, नमी किस तरीके से हम बनाए रखें। अगर नमी की मात्रा कम हो रही है और नमी बहुत कम हो गई है तो शाम के समय जब हवा न चले तो बहुत हल्की सिंचाई आप अपने खेत में कर दीजिए। एक सिंचाई आप जब कर देंगे तो लगभग 10 से 12 दिन आपका गेहूँ नमी उसको पर्याप्त मिलने लगेगी। तो चाहे पछुआ चले, चाहे तापमान बढ़े, आपका जो गेहूं में जो दूध है वो तेजी के साथ सूखेगा नहीं और दाना आपका पतला नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर लगातार 3-4 दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 200 लीटर पानी में 400 ग्राम या आधा किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास खाद, जो आप जानते हैं वही पोटास 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके खड़ी फसल पे उसका छिड़काव कर देंगे। जो तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपके खेत पर पड़ेगा गेहूं की, उससे जो है आप बच सकते हैं और आपका दाना पतला नहीं होगा। 5वें चरण में इफ्को के ड्रोन पायलट दुष्यंत कुमार सिंह ने नैनो यूरिया और लिक्विड डीएपी के उपयोग के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य बेहतर होता है और कम लागत में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम लोग जो उपज चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। उस पीरियड में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देशवासियों से अपील की कि कुछ भी करो, हमारा उत्पादन होना चाहिए। इस बात को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी गण रात दिन मेहनत करते हुए हमारे जो फर्टिलाइजर का इजाद किए। साथियों, फर्टिलाइजर तो मिल गया, लेकिन पता चला कि आज खेतीबाड़ी की जब भी बात होती है तो पंजाब और हरियाणा का जरूर नाम आता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है। साथियों, आज खेती में हम इतना अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कि दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। मित्रों, जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है: शुद्ध अन्न, हवा और पानी। हम सभी पढ़े लिखे लोग होते हुए भी हम लोग जरा सा भी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किसान कारवा के छठे चरण में पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चंद्र ने नंद बाबा योजना के तहत चलाई जा रही नंदिनी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पशुपालन के लिए किसानों को 11,80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। बड़े पशुओं में
नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गायों के संवर्धन के लिए नंदिनी कृषक योजना चल रही है। इसमें जो है ये 25 स्वदेशी नस्ल की जो उत्तम दूध उत्पादन क्षमता, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है, वो लगभग 4 नस्ल की गाय हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये लगभग जो है 62.5 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है 50% सब्सिडी दी जाती है। और ये जो सब्सिडी होती है 3 किस्तों में दी जाती है। पहली बार जो है 25% जो है, पूरी लागत का 25% आपको जब आप यूनिट स्थापित करेंगे उसके बाद मिल जाता है। उसके रहने के लिए गौशाला बना लेंगे उसके बाद मिलेगा। इसके बाद पशु खरीदने के लिए 12.5% मिलता है। और जब ये शुरू हो जाती है इसके बाद जो है आप पशु जब पालने के बाद गाय रख लेते हैं तो कम से कम 10 गायें जब बच्चा पैदा करने की स्थिति में या दुधारू हो जाती हैं तो उस स्थिति में 12.5% दिया जाता है। तो ये जो है 50% आपको अनुदान मिलता है, पूरी सब्सिडी मिलती है। बाकी इसमें 50% में आप जो है 35% जो है ऋण ले सकते हैं और 15% अपना शेयर लगा सकते हैं। इसके लिए जो है 1.5 एकड़ जो है चारा उत्पादन के लिए जमीन होनी चाहिए और आधा एकड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर गौशाला बनाने के लिए, पशुओं के रखने के लिए होती है। कार्यक्रम के 7वें चरण में सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षक कपिल लाजवान ने फसल सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम लोग रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां, हार्ट संबंधित, लीवर संबंधित तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और हमारे सरकार की यही उद्देश्य है कि अब हम खेती में कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जैविक एवं प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें। जैसे हमारे पूर्वज पहले गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, तरह तरह के खादों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारी भूमि सुरक्षित रहती है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है और हमारे शरीर में रोग बहुत कम होता है। इसी तरह हमारे विभाग में ट्राइकोडर्मा होता है, जैविक फुफर नाशक होता है, जो जैविक होता है। इससे हमारे भूमि का शोधन होता है, हमारे बीज का शोधन होता है, जिससे हमारे फसलों में विभिन्न तरह के रोग, कीट नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और हमारे फसलों की सुरक्षा करते हैं। और हम लोग कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम अपने लिए जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें और जो बेचना है उसमें आप लोग अलग से खेती करिए, उसमें उर्वरकों का प्रयोग करिए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाएं। और इसी तरह से हमारे विभाग में एक सोलर ट्रैप है, इसके द्वारा हम लोग प्राकृतिक रूप से कीटों का नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारे खेत में हम कोई भी फसल उगाते हैं जिसमें कीटों का प्रकोप अधिक होता है, सब्जी उत्पादन करते हैं, अगर 1 बीघा में 4 हम इसको लगाते हैं, शाम के समय जब अंधेरा होता है 1 बीघा में 4 लगता है, इसमें ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है और इसमें हम थोड़ा सा पानी और शैम्पू डाल देंगे तो कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है और कीट का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है। 8वें चरण में जादूगर सलमान ने रोचक अंदाज में किसानों को पशुपालन के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पशुपालन से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेती में करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उत्पादन में भी सीधा सुधार होता है। तुमने कभी दूध पिया कि नहीं पिया? अरे वाह! आपने कभी भैंस देखी है, काली या सफेद? काली। 3 सींगे की 4? 2। इसका मतलब भैंस देखी है। ठीक, आप सभी से निवेदन है, खेती करना है तो जानवर अवश्य पालो। जानवर पालोगे दूध दही होगा, साथ में गोबर होगा। गोबर की खाद से अच्छी कोई खाद है ये नहीं। इसलिए किसान भाइयों, खेती करना है तो जानवर अवश्य पाले। जानवर भी पाले तो अच्छी नस्ल का जानवर पाले। ठीक, अपने जानवरों को मुंह पका, खुर पका, गला घोटू बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। आपसे निवेदन है 3-4 महीने के अंतराल पर अपने जानवरों को कीड़े की दवा भी जरूर खिलाएं। ये बात माता मैंने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। किसान कारवा के अंतिम और 9वें चरण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के प्रधान विनीत राय ने महिलाओं और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान 10 किसानों को 500 रुपए के पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता में महिला किसान आशा देवी ने पहला और किसान दशरथ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।